ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रशांत शर्मा डेस्टिनी। तो संतान योग और संतान प्रतिबंधक योग के भाग 1 के वीडियो में हमने जितने भी संतान योग मुख्यतः बनते हैं कुंडली में उनके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। उसी के क्रम में भाग 2 में हम संतान प्रतिबंधक योग जो बनते हैं कुंडली में उनकी भी चर्चा करेंगे। तो कितने प्रकार के संतान प्रतिबंधक योग बन सकते हैं या अगर कुंडली में बन रहे हैं तो संतान के होने में समस्या आती है या तो जातक निसंतान होता है या संतान की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही एक चीज़ और बताना था आपको कि जब भी संतान संबंधित किसी चीज़ पर विचार करें तो कृपया पति पत्नी दोनों की कुंडली को अपने समक्ष रखकर ही विचार करें, यानी दोनों की कुंडली से इन योगों का विचार करें। तो आइए सीधे आते हैं अपने आज के इस टॉपिक पे, संतान प्रतिबंधक योग पे। तो इसका पहला योग कब बनता है? यदि 6, 8, 12 का स्वामी पंचमगत हो यानी 5वें भाव में हो, अथवा पंचमाधिपति यानी कि पंचम भाव का जो स्वामी हो वो 6, 8, 12 में हो, अथवा पंचम स्थान का स्वामी 6, 8, 12 का भी स्वामी हो, अथवा पंचमाधिपति यानी पंचम भाव का स्वामी नीच हो अथवा अस्त हो, अथवा पंचमस्थ ग्रह जो हो यानी पंचम भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं वह नीच व अस्त हो, तो इन सब योगों में जो है संतान के लिए अनिष्ट होता है। इसके अलावा मकर, मीन, कर्क और धनु राशि का बृहस्पति यानी कि अगर बृहस्पति स्वगृही है या उच्च का है या नीच का है तो भी पुत्र के लिए अनिष्ट होता है। यद्यपि बृहस्पति जो है पुत्र कारक है परंतु इसका पंचम स्थान में रहना प्राय अनिष्ट ही देता है। इसके पंचमगत होने से पहली चीज़ तो यह होती है कि पुत्र की संख्या में अक्सर कमी हो जाती है। इसके अलावा मकर का बृहस्पति जैसा कि जानते हैं कि नीच होता है, मीन और धनु का बृहस्पति स्वगृही होता है और कर्क का बृहस्पति उच्च का है। यदि ये सब परिस्थितियां पंचम भाव में निर्मित हो रही हैं इनमें से कोई भी, तो पुत्र के लिए बहुत ही अनिष्टकारक होता है। अक्सर मीन में अगर बृहस्पति है पंचम भाव में तो संतान की संख्या कम हो जाती है, अगर धनु में है तो बहुत चिंता के बाद संतान होती है। इसी तरह कर्क या मकर में अगर उच्च या नीच का बृहस्पति पंचम भाव में है तो अक्सर ऐसा होता है कि संतान होते ही नहीं, अगर उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो तो। तृतीयाधिपति यानी कि तृतीय भाव का जो स्वामी है अगर वो तीसरे भाव में ही हो, लग्न में हो, पंचम में हो अथवा धन स्थान यानी दूसरे भाव में अगर रहो और उस पर अगर कोई शुभ योग ना पड़ रहा हो और या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो रही हो तो संतान योग में बाधा होती है और प्राय संतान की मृत्यु होती है। इसके अलावा यदि पंचमेश यानी पंचम भाव का जो स्वामी है और द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो निर्बल है यानी कमज़ोर है और पंचम स्थान पर पाप ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है तो जातक को अगर अनेक स्त्री है तब भी पुत्र का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। अब देखें यहाँ भी अगर पुत्र शब्द कहीं भी आता है तो उसका अर्थ जो है पुरुष और स्त्री दोनों से होगा। यदि लग्नेश, सप्तमेश, पंचमेश और बृहस्पति सब के सब अगर दुर्बल हैं कुंडली में तो भी प्राय ऐसा होता है कि जातक संतानहीन होता है। यदि पंचम स्थान में पाप ग्रह हो यानी कि 5वें भाव में और पंचमेश नीच का हो यानी पंचम भाव का स्वामी नीच का कहीं बैठा हो और उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो जातक प्राय संतानहीन ही होता है। इसके बाद 7वां जो योग बनता है, यदि बृहस्पति से पंचम स्थान हम लें और साथ ही लग्न से पंचम स्थान, इसके अलावा चंद्र कुंडली यानी जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में है वहाँ से पंचम स्थान में अगर देखें तो इन सब जगहों पे अगर पाप ग्रह बैठे हैं और उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है और साथ ही कोई योग भी नहीं बन पा रहा है तो भी जातक प्राय निसंतान होता है। यदि पंचम स्थान में पाप ग्रह बैठा हो और पंचमेश पाप मध्यगत हो यानी कि पंचमेश जो हो उसके दोनों ओर पाप ग्रह हो आगे पीछे और शुभ ग्रह की दृष्टि व योग भी ना हो तो जातक निसंतान होता है। यदि बृहस्पति 2 पाप ग्रहों से घिरा हो और पंचमेश निर्बल हो और शुभ ग्रह की दृष्टि व योग ना हो तो भी जातक प्राय निसंतान होता है। 10वां जो योग बनता है कि पंचमाधिपति यानी कि पंचम भाव का स्वामी जिस राशि में है
उससे हम छठवां, आठवां और 12वां स्थान अगर देखते हैं और वहाँ पाप ग्रह अगर बैठे हैं तो यह प्रायः पुत्र के लिए यानी संतान के लिए अनिष्टकारी माना जाता है। यदि तीनों स्थान में पाप ग्रह हैं तो जातक को प्रायः मृत संतान होता है और कभी कभी तो जातक निसंतान ही होता है। इसी प्रकार अगर पंचम स्थान से छठा, आठवां और 12वां भाव देखें, यानी पाँचवें स्थान को लग्न मानकर छठा, आठवां, 12वां में देखें और वहाँ भी अगर पाप ग्रह हैं तो उसको पुत्र क्षय योग कहते हैं। 11वां योग बनता है जो वह अगर चंद्रमा 10म भावगत हो। प्राय माना जाता है कि चंद्रमा अगर 10वें भाव में है तो पुत्र के लिए शुभ नहीं माना जाता है, और शुक्र जो है वो 7म भावगत हो यानी 7वें भाव में हो तथा एक से अधिक पाप ग्रह 4th भाव में हो तो जातक के सभी संतति की मृत्यु जातक की जीविता अवस्था में ही होती है। ये तीनों स्थितियां यानी चंद्रमा 10म भाव में है और शुक्र 7म में है और 4th भाव में जितने ज़्यादा पाप ग्रह होंगे यह भी संतान के लिए शुभ नहीं होती है, तीनों स्थितियां। इसके अलावा अगर 10म स्थान में चंद्रमा है, साथ ही 7म स्थान में राहु और 4th स्थान में पाप ग्रह हो और लग्नेश बुध के साथ हो तो जातक की वंश वृद्धि नहीं होती है। यदि 5, 8, 12 यानी 5वां, 8वां और 12वां भाव देखें और तीनों ही भावों में अगर पाप ग्रह हैं तो वंश वृद्धि जो है प्राय नहीं होती है। यदि बुध और शुक्र सप्तमस्थ हों यानी कि बुध और शुक्र जो है वो 7म भाव में विराजमान हो और साथ ही बृहस्पति पंचमस्थ हों और 4th स्थान में भी पाप ग्रह हो और चंद्रमा से अगर 8वां भाव देखते हैं वहाँ भी पाप ग्रह हो तो जातक का कुल विध्वंस होता है, यानी प्राय उसका कुल जो है आगे नहीं बढ़ता है। यदि लग्न, सप्तम और द्वादश भाव में पाप ग्रह हैं, यानी लग्न में 7वें भाव में और 12वें भाव में तीनों में देखते हैं अगर पाप ग्रह बैठे हों और अगर वह शत्रु वर्ग की राशि हो तो इसे भी वंश विच्छेद योग बनने का कारण मानते हैं। इसके अलावा जो 16वां योग बनता है, अगर चंद्रमा और बृहस्पति लग्न में हैं और मंगल एवं शनि की उन पर पूर्ण दृष्टि हो तो भी वंश विच्छेद योग होता है। इसके अलावा यदि सभी पाप ग्रह 4th स्थान में बैठे हों तो भी जातक संतान विहीन होता है, यानी 4th भाव में जितने ज़्यादा पाप ग्रह होंगे तो संतान के लिए उतना ही चिंता बढ़ जाती है। यदि चंद्रमा 5म स्थान में हो और कुल पाप ग्रह 1, 7 और 12 स्थानों में हो तो प्राय ऐसा होता है कि जातक का न तो विवाह होता है और ना ही संतान उसके होती है। इसके अलावा उपपद से द्वितीय स्थान यानी लग्न से और उपपद से सप्तम से द्वितीय स्थान यानी 7वां स्थान जो कि पति और पत्नी का स्थान होता है उससे अगर दूसरा स्थान देखते हैं, दूसरा स्थान प्राय संतान के लिए देखा जाता है क्योंकि दूसरे स्थान से कुटुंब का विचार किया जाता है, परिवार का। इसके अलावा उपपद से सप्तमेश जिस राशि में हो यानी सप्तम का स्वामी जिस राशि में बैठा है उससे दूसरा स्थान अगर देखते हैं अथवा उपपद से 7म भाव का अगर नवांश बनाते हैं और उसकी राशि से द्वितीय स्थान देखते हैं। इसके अतिरिक्त उपपद से 7म भाव का जो नवांश बना रहे हैं उस नवांश का जो अधिपति होगा यानी स्वामी होगा वह जहाँ जिस राशि में बैठा है वहाँ से भी अगर दूसरा स्थान देखते हैं तो इन सभी भावों में से यानी इन 5 स्थितियों में किसी भी भाव में बुध, शुक्र और शनि अगर एक साथ होकर उस भाव में बैठे हैं तो वह जातक संतान रहित होता है। यदि पंचमेश नीचगत हो यानी नीच का हो, शत्रुगृही हो, अस्त हो यानी कि मजबूत ना हो अथवा 6, 8, 12 स्थान में हो तो जातक को संतान नहीं होता है। और इसी प्रकार यदि पंचमस्थ ग्रह नीचस्थ हो, शत्रुगृही हो, अस्तगत हो अथवा 6, 8, 12 स्थान का स्वामी हो तो भी संतान का अभाव होता है जातक को। इसके अलावा अगर पंचम भाव पाप राशिगत हो यानी 5वें भाव में पाप राशि हो, साथ ही वहाँ पाप ग्रह हों, 3 या उससे अधिक पाप ग्रह हों और उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो जातक को प्राय संतानों भाव ही होता है। इसके अलावा लग्न, बृहस्पति और चंद्रमा से 5म स्थान अगर तीनों से देखें तो अगर वो पाप ग्रह से घिरे हैं अथवा उन तीनों के स्वामी जो हैं 6, 8, 12 स्थान में हैं तो ऐसे योगों में भी जातक जो है संतानहीन होता है। इसके अलावा निम्नांकित योग अगर देखते हैं इनमें से कोई होता है तो प्रायः वंश क्षय होता है उस जातक का। 4th स्थान में कोई पाप ग्रह हो, साथ ही 7म में शुक्र और 10म में अगर चंद्रमा हो
7वें में शुक्र जो है संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसी तरह 10वें में चंद्रमा संतान के लिए शुभ नहीं होता। चौथे स्थान में कोई पाप ग्रह हो तो भी शुभ नहीं होता संतान के लिए। इसी तरह लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव में अगर पाप ग्रह हों तो भी प्राय वंश क्षय हो जाता है। यदि शुक्र और बुध 7वें भाव में हैं और चतुर्थ में कोई पाप ग्रह हैं तो भी संतान के लिए समस्या होती है। प्राय शुक्र और बुध अगर एक साथ हैं तो संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा यदि चंद्रमा पंचम में है और लग्न, अष्टम और द्वादश सभी में पाप ग्रह हों तो भी प्रायः वंश क्षय होता है, यानी जातक को संतान होने में परेशानी होती है या निसंतान होता है। तो ये 23 योग हमने इसमें बताया है जो कि संतान ना होने के योग हैं, यानी संतान प्रतिबंधक योग हैं। इसके अलावा अगले वीडियो में हम जानेंगे कि संतान संख्या का विचार कैसे कुंडली में किया जाता है, साथ ही संतान समय का भी विचार कैसे होगा, यानी संतान कब होती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही आपको एक चीज़ और बता दें कि इन सब योगों को पति और पत्नी दोनों की कुंडली में देखें, साथ ही संतान योग पर भी विचार करें और उसके बाद ही सारी स्थितियों को समझने के बाद ही किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचें कि संतान होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो क्या उसमें कोई ऐसा योग है जिसकी शांति करा सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। चैनल पर आप जुड़े रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक और शेयर कर सकते हैं। कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मैसेंजर में जाके पूछ सकते हैं, और जैसे ही समय मिलेगा आपको उत्तर देने का मैं अवश्य प्रयास करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।